अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है अब्दुल्ला अब्सार और आजकल दुनिया भर में इंटरनेट पर एक बहुत ही अजीब सी चीज़ हो रही है। लोग मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो कि अरबों रुपए बनते हैं की वीडियोस, पिक्चर्स, डिजिटल आर्ट और ट्वीट्स ख़रीद रहे हैं और ये ट्रेंड पाकिस्तान में भी आना शुरू हो गया है। 12 साल पाकिस्तानी निजात बच्चे ने 5 हफ्तों में उन्होंने 4 लाख अमेरिकन डॉलर्स कमाए हैं। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला पाकिस्तान का पहला मीम 52,000 अमरीकी डॉलर्स में नीलाम हुआ। 13 सितंबर 2015 को मोहम्मद आसिफ रज़ा ने फेसबुक पर एक अफसोसनाक खबर शेयर की। फ्रेंडशिप एंडेड विद मुदस्सिर, नाउ सलमान इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। रज़ा भाई ने अपनी नई दोस्ती का ऐलान इस मीम के ज़रिए किया और इस मीम ने दुनिया भर में आग लगा दी। पहले फेसबुक पर हज़ारों लाइक्स और शेयर्स ने इसको पाकिस्तान में, फिर करीबी इंडिया और बांग्लादेश में फैला दिया और फिर कुछ ही वक्त में ये एक ग्लोबल सेंसेशन बन गया। यहाँ तक कि अमेरिका और यूरोप में भी ये बहुत ही पॉपुलर मीम बन गई। और अगर आप 2015 के बाद से फेसबुक पर हैं तो आपने ये मीम कहीं ना कहीं ज़रूर देखा होगा और इस तरह ये देखते ही देखते पाकिस्तानी इंटरनेट कल्चर का एक बहुत ही अहम हिस्सा बन गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 2021, तकरीबन पूरे 7 साल बाद 1 अगस्त 2021 को रज़ा भाई, नए दोस्त सलमान और एक्स बेस्ट फ्रेंड मुदस्सिर तीनों फेसबुक लाइव पर आए और इस मीम को ऑक्शन के लिए लगा दिया और किसी ने इसको 20 इथेरियम में ख़रीद लिया जो कि उस वक्त 80 लाख रुपए बनते हैं और आज के हिसाब से 1 करोड़ 60 लाख रुपए बनते हैं। 1 करोड़ 60 लाख रुपए एक मीम के लिए। और ये तो बस पहली एग्जांपल है। सारिम अख्तर AKA डिसअपॉइंटेड पाकिस्तानी फ़ैन, जो कि बिलाशुबा पाकिस्तान के सबसे मशहूर तरीन मीम है, ने अपनी डिजिटल आर्ट बनाकर उनको सेल करना शुरू कर दिया है। और वसीम अकरम ने बिट ब्लेज़ के साथ मिलकर क्रिकेट हीरोज़ के आर्ट भी रिलीज़ किया है। और सबसे रिसेंटली ICC ने इस T20 वर्ल्ड कप की क्लिप्स भी बेचना शुरू कर दी हैं ऑनलाइन। ये सारी डिजिटल चीज़ें हैं जिसको लोग असली कैश, पैसे से लोग ख़रीद रहे हैं। और इस पूरी कहानी के पीछे 3 अंग्रेज़ी के अल्फाज हैं: नॉन फंजिबल टोकन या फिर कॉमनली नोन एज NFTs। ज़्यादातर लोग समझते हैं कि NFTs जल्दी पैसे बनाने की स्कीम है, लेकिन ये कहानी उससे कहीं ज़्यादा बड़ी है। ये कहानी है हमारे सोसाइटी में डिजिटल चीज़ों की बढ़ती हुई अहमियत की और किस तरह लोग इन चीज़ों पर एक कीमत लगाने को तैयार हैं। और ये सब समझने के लिए आपको बिल्कुल बेसिक से समझना पड़ेगा कि NFT का मतलब है क्या। नॉन फंजिबल टोकन, नॉन रिप्लेसेबल टोकन। फंजिबल का सिंपल मीनिंग है रिप्लेसेबल, तो नॉन फंजिबल टोकन हो जाता है नॉन रिप्लेसेबल टोकन। मतलब कि एक ऐसा टोकन जो कि यूनिक है, इसको रिप्लेस किसी और चीज़ से नहीं किया जा सकता और एक ही है इस वक्त दुनिया में। तो चलो नॉन फंजिबल का मतलब समझ में आ गया है, लेकिन ये जो टोकन वाला हिस्सा ये क्या है? मसला ये है कि ये टोकन वाला हिस्सा समझने के लिए आपको मुझे पूरा ब्लॉकचेन एक्सप्लेन करना पड़ेगा और उसके लिए पूरी एक अलग वीडियो की ज़रूरत है। लेकिन मैं बहुत ही सिंप्लीफाई करके ब्लॉकचेन आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी हमारी ज़िंदगी में जितनी भी डॉक्यूमेंटेशन होती है वो कोई मिडिल मैन करता है। पैसे को बैंक्स करते हैं, हमारी शनाख्त को गवर्नमेंट्स करती हैं और हमारे डिग्रीज़ को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स करते हैं। इन तमाम मामलात में हमें इन इदारों पर भरोसा करना पड़ता है कि ये हमारे रिकॉर्ड्स का सही हिसाब रखेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इनको वेरीफाई भी करेंगे और हमेशा से ये निज़ाम चलता आ रहा है। लेकिन एक मसला है कि ये इदारे लोग चलाते हैं और लोग हमेशा सच्चे नहीं होते हैं। ये लोग बैंक्स के थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग, गवर्नमेंट में आके करप्शन और तालीम इदारों के थ्रू अपने लिए जाली डिग्रीज़ बनाते हैं। तो जैसे जैसे ये इदारे डिजिटलाइज होना शुरू हुए, लोगों ने सोचा कि क्या यही काम हम टेक्नोलॉजी के थ्रू कर सकते हैं, और इस सवाल का जवाब हमारे पास ब्लॉकचेन की सूरत में आया। ब्लॉकचेन सिंपली वही काम करते हैं जो ये इदारे करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर। तो अगर पैसों की बात की जाए, अगर मैं किसी को पैसे ट्रांसफ़र करता हूँ तो बजाय इसके बैंक्स उस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करें, ये ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन के ज़रिए इंटरनेट पर एक पब्लिक रिकॉर्ड पर चली जाती है, जहाँ पर दुनिया भर में हज़ारों कंप्यूटर्स इस ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं। पैसों के मामले में
ब्लॉकचेन की इस एप्लीकेशन को क्रिप्टो करेंसीज़ कहते हैं। और ये जो हज़ारों कंप्यूटर्स हैं जो मुसलसल इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते रहते हैं, इनको क्रिप्टो माइनर्स कहते हैं। ये बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर्स होते हैं जो कि मुसलसल इन ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई करते रहते हैं और इस काम को करने के बदले में उनको क्रिप्टो करेंसी एक रिवॉर्ड के तौर पे मिलती है, जिसको माइनिंग का नाम दिया गया है। तो इस पूरे मामले में NFTs किधर आते हैं? NFT सिंपली ब्लॉकचेन की एप्लीकेशन है डिजिटल फाइल्स के लिए। अगर मैं कोई डिजिटल आर्ट या पिक्चर लेता हूँ तो उस वक्त वो दुनिया में सिर्फ एक ही फ़ाइल है, ओरिजिनल फ़ाइल है जो कि मेरे पास है। और अगर मैं इस ओरिजिनल फ़ाइल को ब्लॉकचेन के ज़रिए एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा बना दूँ तो उस फ़ाइल की जो ओनरशिप है वो वेरीफाई हो जाती है। तो अगर कोई मुझसे ये फ़ाइल ख़रीदना चाहता है, मैंने इसकी कीमत जो भी सेट की हो उतनी अगर वो मुझे क्रिप्टो करेंसी भेज दे तो इस फ़ाइल की जो ओनरशिप है वो उसके नाम ट्रांसफ़र हो जाएगी और ये ट्रांजैक्शन एक पब्लिक रिकॉर्ड का हिस्सा होगी, जिसका मतलब है कि कोई भी इसको देख सकता है और हज़ारों कंप्यूटर्स इसको वेरीफाई भी कर लेंगे। ये जो फ़ाइल है या जो टोकन है ये किसी भी किस्म की फ़ाइल हो सकती है, तस्वीरें हो सकती हैं, ऑडियो क्लिप्स हो सकती हैं, वीडियोज़ हो सकती हैं, इन सब के NFTs बन सकते हैं और बनाए जा रहे हैं। ये सब समझने के बाद लोगों का अमूमन तौर पे एक सवाल होता है कि मैं तो किसी भी NFT का स्क्रीनशॉट ले सकता हूँ, वीडियो देख सकता हूँ, बल्कि डाउनलोड भी कर सकता हूँ, तो फिर NFT का तुक क्या है? इसके जवाब के लिए आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि NFT से पहले भी दुनिया में इस तरह की चीज़ें एग्जिस्ट करती थीं। एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे मोनालिसा को ले लें। ये पेंटिंग फ्रांस पेरिस में टंगी हुई है, लेकिन कोई भी जाके देख सकता है, इसकी तस्वीर खींच सकता है। तो फिर क्यों वो पेंटिंग मिलियंस ऑफ डॉलर्स की है और अगर मैं यही तस्वीर इंटरनेट से डाउनलोड करके प्रिंट करके अपने घर पर टंगा लूँ तो कोई भी इसको ख़रीदने को तैयार नहीं होगा। इससे आपको एक ओरिजिनल चीज़ की अहमियत का पता चलता है और किस तरह हम इंसान ऐसी चीज़ों को वैल्यू करते हैं। अब फ़र्क सिर्फ ये है कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की वजह से हम यही काम डिजिटल फाइल के साथ कर सकते हैं, जिससे आपको ब्लॉकचेन की अहमियत का अंदाज़ा होता है। आजकल ज़्यादातर NFTs इथेरियम ब्लॉकचेन पर हैं, जो कि दुनिया की सेकेंड लार्जेस्ट क्रिप्टो करेंसी भी है। लेकिन NFTs और क्रिप्टो करेंसीज अभी भी इनिशियल स्टेजेस में हैं। इनकी वैल्यू हाइप और स्पेकुलेशन की वजह से ऊपर नीचे होती रहती है, जिसकी वजह से इनमें इन्वेस्ट करना एक रिस्की काम होता है और हर किसी की बस की बात नहीं होती है। आज के क्रिप्टो मार्केट से मिलती जुलती सूरत हाल हम पहले देख चुके हैं। 90s में जब पहली दफ़ा इंटरनेट फैलना शुरू हुआ था, इसी मुद्दत में लोगों को एहसास हुआ था कि इंटरनेट के ज़रिए पैसे कमाए जा सकते हैं और बस इसी की हाइप की वजह से ये मार्केट ऊपर जाती गई यहाँ तक कि 2000 में जाके पीक हो गई और फिर उसके बाद जो होना था वो हुआ, क्रैश हो गई। बहुत सी इंटरनेट कंपनीज ख़त्म हो गई और काफ़ी लोगों के पैसे डूब गए। लेकिन क्या उसकी वजह से इंटरनेट ख़त्म हो गया? नहीं, बल्कि उसके बाद से इंटरनेट ने दुनिया बदल दी और आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज़ में से बहुत बड़ी तादाद इन इंटरनेट कंपनीज़ की है। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा कि क्रिप्टो और NFT मार्केट क्रैश होने वाली है, बल्कि मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपको इसमें पैसे नहीं बनाने चाहिए। अगर आप समझते हैं कि आपको इस मार्केट की समझ है और इतना रिस्क ले सकते हैं तो ज़रूर पैसे बनाएं। लेकिन मैं बस ये कह रहा हूँ कि थोड़े से पैसे बनाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि हम इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी है ब्लॉकचेन, इसको समझें और इस पर काम करें। ये टेक्नोलॉजी हमारे निज़ाम में बहुत बेहतरी ला सकती है और बल्कि बहुत सारे इदारों को रिप्लेस भी कर सकती है। जैसे कि आज घर ख़रीदना कितना मुश्किल काम है, ढेर सारे कागजात भरने पड़ते हैं, गवर्नमेंट इदारों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और अगर ये इदारे करप्ट हों तो घर ख़रीदना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ब्लॉकचेन इस पूरे सिस्टम को रिप्लेस कर सकता है और लोगों के दरमियान रियल एस्टेट की ट्रांजैक्शन करना बहुत ही आसान और सिक्योर हो सकती है। इसी तरह हम अपने वोटिंग के निज़ाम में ब्लॉकचेन की मदद से अपने वोट को सिक्योर और प्राइवेट बना सकते हैं। इसी तरह और बहुत सारी जगह इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो सकता है जिन पर अभी काम करना बाकी है और यही मौका है हमारे लिए। हम इस पे काम करके दुनिया से मुकाबला कर सकते हैं। पहली दफ़ा हमारे पास एक मौका आया है कि हमें दूसरे मुल्कों पर रिलाई नहीं करना पड़ेगा टेक्नोलॉजी के लिए, क्योंकि अभी ये शुरुआत में है तो तमाम ममालिक एक ही स्टेज पर हैं और अगर हम इस टेक्नोलॉजी को लीड करें तो हमारे शहर और यूनिवर्सिटीज़ इनोवेशन और टेक्नोलॉजी के हब बन सकते हैं।
बस अब हमारे ऊपर है कि क्या हम इस मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि नहीं। आपका बहुत शुक्रिया ये पूरी वीडियो देखने का। मुझे पता है कि मैंने बीच में एक वीडियो मिस कर दी या एक हफ़्ता नागा कर दिया, लेकिन ये वीडियो एडिट करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया। पर्सनली मुझे कोई इतना शौक़ नहीं है एडिटिंग करने का, लेकिन कोशिश कर रहा हूँ मैं। तो बस ये कि आप लोग वीडियो देखते रहें तो मुझे थोड़ी हिम्मत बनी रहती है। और मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, उस वक्त तक अपने ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।